हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 2020 का जो कोड नंबर दिया है आपके अनसॉल्व पेपर का 316 जेड का पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। और आप इन चीज़ों को नोट्स कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरे अनसॉल्व पेपर में से काफ़ी महत्वपूर्ण जो पहले तो 2020 के जितने भी सेट दिए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद 2019 के, 2018 के, तो फ्रेंड्स आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कौन सा एक्सप्लेनेशन बार बार पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा सेंट्रल आइडिया बार बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं सभी चीज़ों को आपको पहले से ही लिख कर कराऊंगा, जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी चीज़ों का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप वीडियो वाइज वीडियो सभी को अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो सेट नंबर जो अनसॉल्व पेपर दिया है सेक्शन ए में, वह क्वेश्चन भी है आपका तो 316 जेड का जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इनके नियमों को भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आगे बताया है कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी, बोथ द सेक्शंस आर कंपल्सरी। और यह जो पेपर है वह 2 सेक्शंस में बटा हुआ है और दोनों को करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह 1, 2, 3 भागों में विभाजित है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 का केवल एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। आगे दिया है ऑल अदर क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और अन्य सभी प्रश्न कंपल्सरी यानी अनिवार्य हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है और उसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए गए पैसेजों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो मैं आपको दोनों का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि दोनों इस समय 2021 के लिए आपकी जो बुक दी गई है सिलेबस है उसमें पूछे हैं, अर्थात तो दोनों को मैं कराऊंगा। अगर वो हटा होता तो मैं नहीं कराता। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए, यानी कि पहले क्वेश्चन का ए, द ब्यूटीफुल चाइल्ड यानी कि है सुंदर सी बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गरीबी और गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो दोनों ग्रामर यानी व्याकरण और तौर तरीके दोनों में अशिक्षित थी, हैड गिव मी ग्लिम्पेज ऑफ द वार्म साउथ ऑफ इंडिया, वह मुझे नम्र भारत की एक झलक दे गई। तो फ्रेंड्स आप इससे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं इस चैप्टर को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। तकरीबन 52 या 53 मिनट का वीडियो है, जिसे मैंने एक ही पार्ट में कंप्लीट कराया है। तो आप जानते हैं कि यह अगल विद बास्केट से लिया गया है, जिसके राइटर विलियम सी डगलस हैं। तो इसका रेफरेंस लिखेंगे फ्रेंड्स, इसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और इस बार वैसे आपको स्क्रीन पर 8 मार्क्स देखने को मिलेगा, लेकिन जो कुछ मर्चेंट ऑफ वेनिस हटा दिया है तो इस वजह से यहाँ 2 नंबर बढ़ गए हैं, तो आपको यह 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो रेफरेंस यानी कि संदर्भ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अगल विद द बास्केट, यानी कि ये पंक्तियां अगल विद द बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाय विलियम सी डगलस, जिन्हें विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो फ्रेंड्स इस लेसन के मैंने इंपोर्टेंट और भी पैसेज आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स आपको लिखना है कि इन दीज लाइन्स यानी इन पंक्तियों में द ऑथर डिस्क्राइब्स यानी लेखक वर्णन करता है अबाउट द रिएक्शन ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस छोटी शरणार्थी लड़की की प्रतिक्रिया के बारे में। रिएक्शन माने प्रतिक्रिया। वह जब ही गेव हर मनी एज गिफ्ट, जब राइटर यानी कि जब ऑथर विलियम सी डगलस उस लड़के को उपहार के रूप में धन देते हैं, विदाउट बाइंग हर बास्केट, उसकी टोकरी को खरीदे बिना। तो फ्रेंड्स उसी प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। थोड़ा मैंने इसे पीछे से भी जोड़ा है, आप भी ऐसा ही करें और काफी परफेक्ट रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि द राइटर टेल्स अस, यानी लेखक हमें बताता है अबाउट द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस छोटी शरणार्थी बालिका के बारे में, यानी लेखक हमें उस छोटी शरणार्थी बालिका के बारे में बताता है हु वॉज 9 years old, जो 9 वर्ष की थी, एंड और वॉज बॉर्न इन स्क्वेलर एंड अ पुअर फैमिली, जो एक गंदे वातावरण में और एक गरीब परिवार में जन्म लिया था या जन्मी थी। बट लेकिन शी डिड नॉट लाइक मनी, लेकिन उसे धन पसंद नहीं था, एज चैरिटी यानी दान के रूप में, लेकिन उसे दान या पुण्य के रूप में धन पसंद नहीं था, बिकॉज क्योंकि शी वॉज नॉट अ बेगर, क्योंकि वह एक भिखारी नहीं थी। शी वांटेड मनी, वह धन चाहती थी, बाय सेलिंग हर बास्केट टू हिम, यानी अपनी टोकरी को उसे बेचकर, यानी वह उसे अपनी टोकरी को बेचकर धन चाहती थी। आगे बताया है शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी अबाउट ग्रामर एंड मैनर्स, यानी व्याकरण और तौर तरीकों के बारे में, वह ग्रामर और तौर तरीकों के बारे में नहीं जानती थी। स्टिल, फिर भी, एट दैट टाइम, उस समय, सी बिहेव्ड, उसने बर्ताव किया। तो फ्रेंड्स बिहेव्ड यानी उसने व्यवहार किया विद द ऑथर यानी लेखक के साथ, लाइक अ प्राउड एंड ग्रेसफुल लेडी, एक प्राउड, गर्व एंड ग्रेसफुल और शान, लेडी मतलब महिला के, यानी उसने एक शान और सम्मान पूर्वक महिला के गर्व के साथ उस लेखक के साथ व्यवहार किया। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इसका जो पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है, तो पहले इसका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको देख सकते हैं द चार्म एंड ग्रासियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, यानी भारतीय जीवन शैली के आकर्षण और भव्यता बने रहेंगे। हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, यह चाहे जितना भी पश्चिमी देशों के श्रम बचत योजनाओं के द्वारा चाहे जितना भी प्रभावित हो जाए, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत एंड द रामायण, और भारत के लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। और आगे बताया है एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि ये पंक्तियां हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाय ए.एल. बासमन, और इन्हें ए.एल. बासमन ने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसे पढ़कर हमें पता चला है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर टेल्स अस अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इन पंक्तियों में लेखक हम लोगों को भारतीय संस्कृति के बेसिक तत्वों के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स यानी इन पंक्तियों में द ऑथर डेस्क्राइब्स यानी लेखक वर्णन करता है अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, यानी भारतीय जीवन शैली के बारे में। इन पंक्तियों में लेखक भारतीय जीवन शैली के बारे में वर्णन करता है और बताया है उन्होंने द इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी भारतीय जीवन शैली इज फुल ऑफ चार्म एंड ग्रासियसनेस, यानी भारतीय जीवन शैली आकर्षण और भव्यता से भरी हुई है। जैसा कि आप हिंदी में देख चुके हैं, द ब्यूटी ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो भारतीय जीवन शैली की सौंदर्यता है वह पश्चिमी देशों के श्रम बचत युक्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। एंड और इट विल कंटिन्यू टू सो बी, और यह ऐसा करते रहना जारी रखेगी। बट लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यह संभव है वह जब,
द इंडियन पीपल यानी भारतीय लोग डू नॉट फॉरगेट यानी भुलाते नहीं हैं द आइडियल्स यानी आदर्शों को ऑफ रिलीजियस बुक्स धार्मिक किताबों की एंड और दे विल लव स्टोरीज ऑफ हीरोज एपेक्स द रामायण एंड द महाभारत और वे महाभारत के और रामायण के नायकों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। दे विल फाइंड चार्म इन द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला और वे लोग शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कहानियों के चरित्र में आकर्षणों को पाएंगे। एंड और पुरुरवा एंड उर्वशी और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम में। आई होप फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप तैयार कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स यानी कि दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न 30 वर्ड से अधिक में ना हो, उसका उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स 30 से अधिक में नहीं होना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी यानी उस बालिका ने दान के रूप में उस धन को स्वीकार क्यों नहीं किया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी यानी उस बालिका ने, इतना क्वेश्चन में से बना सकते हैं, उस बालिका ने दान के रूप में धन को स्वीकार नहीं किया बिकॉज क्योंकि शी वॉज सेल्फ रेस्पेक्टेड गर्ल क्योंकि वह एक आत्म रेस्पेक्टेड सम्मानीय लड़की या बालिका थी। अब यह है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रेवलर। तो फ्रेंड्स इसका भी आप आधा इसी में से बना सकते हैं और आंसर लिखेंगे यानी कि हिंदी ये होगी कि लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति कौन सा रिलेशनशिप यानी संबंध विकसित किया। तो आप आंसर लिखेंगे, द ऑथर डेवलप्ड अ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रेवलर यानी लेखक ने अपने सहयात्री के साथ एक दूर का संबंध विकसित किया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है, व्हाट आर 3 इंपोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ यानी कि एक बहुमूल्य जीवन के वे 3 गुण क्या हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, द 3 इंपोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ यानी कि एक बहुमूल्य जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं नंबर 1 दम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं दान, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में चैरिटी यानी कि पुण्य, और अगला दिया है एंड दया यानी कि कंपैशन। तो ये तीनों गुण एक वैल्यूएबल जीवन के लिए लाभकारी हैं। तो फ्रेंड्स आगे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके इस समय प्रेजेंट में मौजूद है, मैं केवल आपको उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। तो पहला दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स यानी कि खाली जगह को आपको कंप्लीट करना है। जो थर्ड का फर्स्ट दिया है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ खाली जगह फॉर इंडिपेंडेंस यानी भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए रखते थे होप, पैशन, हेट्रेड, ग्रेटिट्यूड। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा पहले का वो होगा पैशन, आपको लिखना होगा पैशन। अगला क्वेश्चन दिया है तो फ्रेंड्स ये आपका हट गया है, वैसे आई एम जॉन्स हट पे लिया है तो मैं इसे आपको नहीं बता रहा हूं। अगला दिया है वुमेन हैव लॉन्ग बीन खाली जगह टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पियर्स यानी कि विधवाओं को उनके पतियों की चिताओं पर जला दिया जाता था। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा सीज्ड। जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है यानी क्वेश्चन नंबर सी, उसमें आपको लिखना है सीज्ड यानी बंद कर दिया जा चुका है। और फ्रेंड्स यह भी आपके चैप्टर में प्रेजेंट नहीं है तो मैं इन्हें दोनों को सॉल्व नहीं करा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ है नहीं, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है उसमें कहा गया है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 वर्ड्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स आपका जो पहला क्वेश्चन है वह स्पेशल एक्सपीरियंस में से लिया गया है, जिसे हटा दिया गया, मैं आपको उससे नहीं करा रहा हूं, लेकिन बी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं तो द गोल्ड बॉक्स से लिया गया है कि व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट यानी कि
चोरी के काम को अंजाम देने के बाद शंकु को किस विचार ने ज्यादा परेशान किया? तो आप इसका आंसर लिखेंगे आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, यानी चोरी के काम को करने के बाद शंकु डर गया था दैट कि समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, डर गया था कि किसी ने उसे सोने की घड़ी को चुराते हुए देख लिया है। एंड और पीपल वुड कॉल हिम थीफ, और लोग उसे चोर चोर कह के पुकारेंगे। एंड ही वुड बी डिसमिस्ड, और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दीज थॉट्स ट्रबल्ड हिम वेरी मच, इन्हीं विचारों ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि What did the child feel, यानी बालक ने क्या महसूस किया when he was lost, जब वह खो गया। तो फ्रेंड्स यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसी का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक या दो वर्ष बाद इसे अवश्य ही पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, यानी उस बालक की दशा या स्थिति, वॉज मने थी, टू पिटेबल इतनी दयनीय, यानी उस बालक की दशा इतनी दयनीय थी वह जब ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वह अपने माता पिता से अलग हो गया। ही वॉज रनिंग टू एंड फ्रो, वह इधर उधर दौड़ रहा था। सर्चिंग फॉर देम, उनकी तलाश में, वह उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। ही वॉज शाउटिंग लाउडली माई मदर माई फादर, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था मेरी माँ मेरे पिताजी। एंड टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ही वॉज होपलेस, और वह होपलेस था। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें दिया है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, यानी नीचे दिए गई लाइन्स में से किसी एक लाइन्स का एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन दिया है व्हाट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक हर हाल में सच्चा और हर हाल में स्टीडफास्ट, यानी कि एक सा रहने वाला मन, यानी सच्चा और एक सा रहने वाला मन। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, और साधारण से विचार और शांति इच्छाएं। हर्ष विद इक्वल लव कंबाइंड, और एक समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। काइंड नेवर डाइंग फायर्स, इस प्रेम रूपी अग्नि को कभी भी नहीं मरने देते हैं। वेयर दीज आर नॉट, यानी कि यहाँ ये सभी चीजें नहीं हैं। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स और आइज, यानी कि इन सुंदर गालों से और होठों से और इन आंखों से। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ट्रू ब्यूटी से लिया गया है, तो आपको इसका जो रेफरेंस लिखेंगे वह इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, जिसमें दिया है इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस, यानी इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है दैट की लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज नेवर लास्टिंग, यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता पर बेस्ड, यानी कि बेस्ड आधारित प्रेम हमेशा एवर लास्टिंग, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होता है। तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बताते हैं दैट के मॉरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर ट्रू ब्यूटी, यानी कि जो नैतिक गुण हैं वह एक सच्ची सौंदर्यता के लिए आवश्यक होते हैं। ही प्रेजेज द ट्रू ब्यूटी, और वे एक सच्ची सौंदर्यता की प्रशंसा करते हैं। ऑफ माइंड, यानी मन की, एंड साउल, और आत्मा की। वे मन अथवा आत्मा की सच्ची सौंदर्यता की प्रशंसा करते हैं विच, जो मिक्स बनाती है अ वुमेन रियली ब्यूटीफुल, जो वास्तव में एक महिला को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। सी शुड हैव कांस्टेंट एंड स्टेबल माइंड, यानी कि एक महिला के पास अवश्य ही कांस्टेंट, यानी कि स्थिर और स्टेबल, एक साथ रहने वाला प्रेम अवश्य होना चाहिए। एंड और सी शुड हैव जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, और उसके पास शांत इच्छाएं और सज्जन से विचार होने चाहिए। विद इक्वल लव इन द सेम डिग्री, एक समान हृदय से प्रेम, हृदयों को जोड़ने वाले को, अर्थात एक समान प्रेम से जोड़े रखने के लिए। आगे बताया है द फायर ऑफ सच लव
ऐसे प्रेम की अग्नि नेवर डाइज, कभी भी नहीं मरती है, अर्थात ऐसे प्रेम का अंत कभी भी नहीं होता है। व्हेन दीज थिंग्स आर वेंटिंग, वेंटिंग की जगह पर आप लेकिंग भी लिख सकते हैं, यानी कि जब ये चीजें, इन चीजों की कमी होती है तो द पोएट डज नॉट लाइक, यानी कभी पसंद नहीं करते हैं, रोजी चिक्स, गुलाबी गालों को, कोरल लिप्स, मूंगे के समान लाल होठों को, एंड स्टार लाइक आइज, और तारों के समान नेत्रों को। ही हेट्स फिजिकल ब्यूटी, और वे शारीरिक सौंदर्य से घृणा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सेंट्रल आइडियाज लिखने हैं, जो इस बार आपसे 7 मार्क्स से पूछे जाएंगे और एक्सप्लेनेशन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो माई हेवन पर मैं लिखा चुका हूं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पर भी लिखा चुका हूं। आप चाहे तो वहां से तैयार कर लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि नीचे दिए गए फिगर ऑफ स्पीच में से किसी एक का डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो पहला लिखा है मैंने ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिखेंगे, ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच, यानी ऑक्सीमोरन वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें 2 अपोजिट क्वालिटीज, 2 विपरीत गुणों को आर एडेड, जोड़ दिया जाता है टू द सेम थिंग, एक समान चीज से ही, यानी जिसमें 2 भिन्न भिन्न गुणों को एक ही सेम थिंग्स, यानी एक ही वस्तु से जोड़ दिया जाता है। जैसे इट इज, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, माइंड कर लें, इट इज अ ओपन सीक्रेट है, एक खुला रहस्य है। तो फ्रेंड्स, खुला भी है और रहस्य भी है, तो यह विरोधाभास होता है आपका विरोधाभास। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं विरोध है, क्योंकि बताया गया है सीक्रेट भी है लेकिन खुला भी है। और दूसरा एग्जांपल है लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी जीवन कठोर या कड़वा सच है। कटवा, कड़वा, स्वीट, मीठा है, कड़वा भी है मीठा भी है, कड़वा भी है मीठा भी है। तो आप देखें दोनों अलग अलग गुण बताए गए हैं। अगला दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेटाफोर, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो पहले तो आप सेमी लिखेंगे डेफिनेशन की, मेटाफोर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यानी मेटाफोर यानी रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें 2 डिफरेंट थिंग्स और क्वालिटीज आर कंपैरिजन, जिसमें 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं अथवा गुणों की तुलना की जाती है। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, और तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल लिखा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी ये संसार एक स्टेज यानी एक मंच की तरह है। और दूसरा एग्जांपल लिखा है लाइफ इज अ ड्रीम, और जीवन जो है वह एक स्वप्न है। अगला दिया है आपका हाइपरबल। तो इसका आप लिखेंगे हाइपरबल इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, या आप लिख सकते हैं हाइपरबल आगे लिख करके, हाइपरबल इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग्स आर शोन, यानी वस्तुएं दिखाई जाती हैं एज ग्रेटर और लेस, यानी बढ़ा चढ़ाकर, बेटर और वर्स, यानी और बढ़ा चढ़ाकर हैं, देन दे आर, वे हैं, अर्थात जो वस्तुएं हैं उन्हें घटा बढ़ाकर या चढ़ा बढ़ाकर बताया जाता है। तो एग्जांपल है आपका आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, देखें बात को कितना बढ़ा दिया गया है कि युगों युगों से, आजकल 4-5 दिन या 6-7 साल चल जाए, लेकिन आप युगों युगों की बात की गई है। अगला एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉप्ड इन द बैटल, यानी कि खून की नदियां युद्ध क्षेत्र में बह गईं, यानी कि आप देखें फ्रेंड्स पानी नदियों में नहीं रहा है। बात को कितना बढ़ा दिया गया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर बी, जैसे मैं आपको बोर्ड पर ही सॉल्व करा के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपका जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह सकते हैं, जिसका आंसर हम लिखेंगे, जिसमें दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि आ रहे वाक्यों में से या दिए गए वाक्यों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा टू हिम, उससे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कैन यू नॉट डू दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो आपको इसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव आपको लिखना होगा, पहला जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट उसका आंसर कि आई, आप जानते हैं सेड या सेड टू को इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं, आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। उसके बाद आप कंजन इफ या वेदर लगा सकते हैं, तो मैं इफ लगा देता हूं। यू को हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, कैन को कुल में चेंज करते हैं तो कुल, और नॉट का आप नॉट ही रहने देंगे, डू का डू रहेगा, दिस का हो जाएगा फ्रेंड्स दैट,
और वर्क। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपका, द बॉयज सेड टू द टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू प्लीज हेल्प अस, यानी लड़कों ने अध्यापक से कहा कृपया हमारी मदद कीजिए। तो आप देखें इंपरेटिव है जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो आपको लिखना होगा द बॉयज एक ही क्वेश्चन करना है फ्रेंड्स आपको, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, यानी कि लड़कों ने अध्यापक से रिक्वेस्टेड यानी कि विनती की या प्रार्थना की। अब फ्रेंड्स आपको वर्ब इन्फिनेटिव बनाना है, प्लीज को आप हटा देंगे तो टू हेल्प। और फ्रेंड्स अस आपका प्लूरल बॉयज है तो आपको यहां लिख देना है देम। तो आपका आंसर हो जाएगा द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। तो फ्रेंड्स अब इसका जो ए था 9th का, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर बी इसी का 9th का, जिसमें दिया है कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी दिए गए कोष्टकों में उन्हीं के अनुसार सेंटेंसेज को बदलिए। तो आपको लिखना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है। ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। तो आप इसे आफ्टर से यानी प्रीपोजिशन के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर आप लिख दें हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स, हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स, यानी कि परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। और कॉमा देने के बाद आपको लिख देना है ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर फेलियर मेनी टाइम्स, वह भी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका फ्रेंड्स, ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वेरडिक्ट ऑफ द जूरी, यानी है जूरी का फैसला था। तो आपको इसका आंसर लिखना है, जो बनाना है फ्रेंड्स इसका वह बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको लिखना होगा द वेरडिक्ट ऑफ जूरी वॉज, यानी जूरी का फैसला था दैट कि he was innocent, तो फ्रेंड्स आपका यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, आपका पहला सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम 9th क्वेश्चन का सी, जिसमें दिया है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जैसा कि दिया गया है वही बदलने हैं। तो पहले का पैसिव वॉइस बनाना है, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा फर्स्ट का वह आपका पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है योर वर्क। तो आपको भाई का भाई लिखना है भाई। अब जानते हैं योर वर्क सिंगुलर है, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वॉज भाई वॉज योर वर्क नॉट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म चाहिए तो कंप्लीटेड। आप चाहे तो यस्टरडे ही लिख सकते हैं, कंप्लीटेड यस्टरडे, या फिर वाई कंप्लीटेड वाई यू। अब यस्टरडे को बाद में लिख सकते हैं यस्टरडे। तो फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी गांधी जी संसार के सबसे महान नेताओं में से एक थे। पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो वन ऑफ द में हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, तो आपको लिखना होगा वेरी फ्यू लीडर्स। आप सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, जहां से आप डिग्री को कंपैरिजन करना सीख सकते हैं। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड अब आपको लिखना है वॉइस दिया है तो वर, क्योंकि आपके प्लूरल हो गए हैं लीडर वर। एज ग्रेट एज गांधी जी। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी, यानी कि दुनिया में बहुत ही कम नेता उतने महान हैं जितने कि गांधी जी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 9th का डी,
जिसमें दिया है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से आपको 2 सही करने हैं। तो आपको पहले का लिखना है ही अवेल्ड, अवेल्ड। तो फ्रेंड्स ये एक आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया। आप चाहें तो मैंने आपको प्रोनाउन पर वीडियो बताया है, तो आप वहां से जाकर इस रूल को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस लिखना है, तो हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ हिज कॉजल लीव, कॉजल लीव। तो आपको अवेल्ड के बाद हिमसेल्फ का यूज करना है, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपका, कालिदास वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो आपने देखा था फ्रेंड्स, आपने यह क्वेश्चन, तो वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन चाहिए, तो आपको यहाँ प्लूरल नाउन लिखना है। तो आपको लिखना होगा कालिदास, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, यहाँ पोइट्स कर देना है, पोइट्स ऑफ संस्कृत आप आगे लिख दें, वो ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपका, सी रिसेंबल्स टू हर ब्रदर, यानी वह अपने भाई के समान दिखती है। तो फ्रेंड्स रिसेंबल्स के साथ आपको प्रपोजिशन टू नहीं लगाना होता है, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। जैसे एंटर हो गया और रिसेंबल हो गया, तो आपको टू हटा देना है, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यानी सी रिसेंबल्स हर ब्रदर, ये करेक्ट होगा। अगला दिया है फोर्थ सेंटेंस, जिसमें दिया है द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, यानी कि विद्यालय कल से बंद था। तो आप देखें फ्रेंड्स, सिंस दिया है तो आपको हैड बीन का यूज करना होगा। तो लिखना होगा द स्कूल हैड बीन, वॉज की जगह पर हैड बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे के जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 10, वह वोकैब से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स वोकैब आपकी 14 मार्क्स की आती है, जिसमें आपको पहला दिया है कि 3 इडियम्स या फ्रेज अपने शब्दों में यूज कीजिए। तो पहला दिया है 8, 6 एंड 7, जिस 7 से, जिसका मतलब होता है तितर बितर। तो आप इसके लिए पहले के लिए 8, 6 एंड 7 के लिए सेंटेंस लिख सकते हैं, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया तो आई फाउंड all my things at 6 and 7। तो इस प्रकार से आप अपने इडियम या फ्रेज को यूज कर सकते हैं कि जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया तो मैंने अपनी सभी चीज़ों को ऑल द थिंग्स यानी सभी चीज़ों को तितर बितर पाया। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है टू लिव इन द बोर्ड, यानी कि बाढ़ में जो डुबकी लगाना होता है। तो फ्रेंड्स वही है, तो आप लिखेंगे अ बैड हैबिट, यानी एक बुरी आदत है, इन अ चाइल्ड, एक बालक में, इन अ चाइल्ड, एक बालक में, जो अब आप लिख सकते हैं टू की जगह पे निप्ड या नेप्स लिख सकते हैं, नेप्स इन द बर्ड, यानी कि एक बच्चे में बुरी आदत है जब वह यानी कि बाढ़ में क्या करता है, डुबकी लगाता है। तो फ्रेंड्स आपका थर्ड जो इडियम या फ्रेज दिया है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि स्वार्थी मित्र। तो आप लिख सकते हैं वी वेयर, यानी कि सावधान रहिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि एक स्वार्थी मित्र से सावधान रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर। तो आप लिख सकते हैं द पुलिसमैन वॉज मूविंग टू एंड फ्रो
द स्ट्रीट एट नाइट। आप चाहें तो वॉक भी लिख सकते हैं यहाँ मूविंग की जगह पर, यानी पुलिसमैन रात्रि में यानी गली में इधर उधर घूम रहा है या मूविंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप आगे देखते हैं जो आपका फिफ्थ दिया है कैरी आउट। कैरी आउट माने अंजाम देना, तो आप लिख सकते हैं कैन यू कैरी आउट, कैन यू कैरी आउट दिस वर्क फॉर मी, यानी कि क्या आप इस काम को मेरे लिए अंजाम दे सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले के जो क्वेश्चन नंबर 10 का था पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है 11, उसमें आपको एंटोनियम्स पूछे गए हैं। तो आपका पहला वर्ड है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है मुसीबत, तो आप लिख सकते हैं सक्सेस। और दूसरा वर्ड आपको दिया है डायनामिक, जिसका मतलब होता है गतिशील, तो आप उसके लिए लिखेंगे जो बी वर्ड दिया है या सेकंड दिया है डायनामिक, तो फिक्स्ड लिख सकते हैं या स्टैटिक लिख सकते हैं। और जो आपका थर्ड दिया है एम्बिगुअस, जिसका मतलब होता है अनक्लियर, यानी स्पष्ट ना हो तो क्लियर, स्पष्ट। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो बी दिया है वो सी क्वेश्चन, यानी कि 11 का जो 10वें का जो बी था और 10वें का आप सी देखते हैं, जिसमें दिया है सिनोनिम्स लिखिए। तो रिवरेंस माने होता है सम्मान, इसका हो जाएगा रेस्पेक्ट। एक से अधिक लिखना चाहते हैं तो ऑनर, रिगार्ड। और फ्रेंड्स सेकंड है इसका सबमिट, तो आप लिख सकते हैं टॉप या पीक। अगला क्वेश्चन दिया है नेग्लिजेंट, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं केयरलेस, यानी बेपरवाह। तो फ्रेंड्स इसका जो डी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो यानी अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो क्वेश्चन दिया है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी बीमारियों के लिए रामबाण, जिसे कहते हैं पेनेसिया। और फ्रेंड्स जो आपका सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, तो आप लिखेंगे इनक्रेडिबल माने होता है जिस पर भरोसा ना किया जाए, अविश्वसनीय। अगला दिया है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, एक व्यक्ति जो गहराई से बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, तो आप इसके लिए लिखेंगे नोटोरियस माने होता है कुख्यात। तो फ्रेंड्स अब इसका जो ई है उसमें आपको दिया है कि जो सेंटेंस है होमोफोन्स, वहां से आपको मीनिंग डिफरेंट करना है। तो ह्यूमन माने आप जानते हैं मानव, तो हमें लिखना होगा वी शुड बी, हम लोगों को होना चाहिए टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी हमें मानव जाति के प्रति दयालु होना चाहिए। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं वी शुड बी काइंड टू ऑल काइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका जो ई का पहला दिया है होमोफोन्स का आंसर ई, यानी उसका होमोफोन्स का आंसर आप लिखेंगे कि वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग, हमें मानव जाति के प्रति दयालु होना चाहिए। तो यह तो आपका फर्स्ट हो गया जिसमें आपने ह्यूमन को यूज कर दिया है। और सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका ह्यूमन, उसी का मतलब होता है दयालु, तो आपको लिखना होगा ही इज ह्यूमन हिज सर्वेंट, या टू लिख सकते हैं हिज सर्वेंट, यानी वह अपने सर्वेंट के प्रति दयालु है। तो फ्रेंड्स इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका जो स्टोरी ट्रांसलेशन है वह
सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स आपको, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लगातार अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने मित्रों के साथ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कृपा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।